हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्नेहा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक जब पढ़ोगे ना अब तो आपको ऐसा लगेगा कि हम तो कहाँ आ गए हैं, नर्सरी एलकेजी एचकेजी में आ गए हैं और मैम हमको फिर से क ख ग ये सब इस चीज़ें पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो वो चीज़ें सीखेंगे। तो आज के टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। टॉपिक पढ़ना क्यों है पहले उस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके बाद हम संधि सीखने वाले हैं। तो संधि सीखने के लिए हमें जो संधि के भेद हैं वो होते कौन से हैं? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर और व्यंजन जब नाम ही आ रहा है तो उसका पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ की पॉइंट्स बोलूंगी, नाम बोलूंगी और उस नाम से ही आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा अंतस्थ व्यंजन वो कौन से होते हैं। तो आपके माइंड में पिक्चर आ जाएगी कि हाँ भाई अंतस्थ व्यंजन वाले कौन कौन से होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कोई रूल अप्लाई हो रहा होगा। तो जब उस टाइम पे डिटेल में पढ़ो, उससे पहले अभी हम पूरी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ताकि वहाँ पे जैसे ही आपको वर्ड मिलेगा आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पर तो कौन से वाले व्यंजन चलते हैं, ये वाले व्यंजन चलते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं वर्ण विचार, जिसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे जो भी हमने अब से पहले पढ़ रखा होगा, लेकिन आपने तब सिर्फ और सिर्फ अक्षरों को पढ़ने के लिए या आगे की पढ़ाई के लिए सीखा होगा। लेकिन आज हम सीखेंगे कि जब हम उनको बोलते हैं तो उनका हमारा उच्चारण हमारे मुख से किस किस जगह से होता है, वो सारी भी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार। और वर्ण विचार में सबसे पहला चीज कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लिस्ट बहुत बड़ी है लेकिन बहुत ही सिंपल चीजें हैं, आराम से समझ में आ जाएंगी आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण विचार की परिभाषा, कि इसकी परिभाषा क्या है, होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे वर्ण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, स्वर का अर्थ, स्वर के भेद, व्यंजन का अर्थ, व्यंजन के भेद, वर्णों का उच्चारण, किस तरह से उच्चारण किया जाता है वो देखेंगे, अयोगवाह, और लास्ट में हम देखेंगे अयोगवाह के प्रकार। तो ये कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपने कभी शायद ना भी देखे हो, जैसे कि अयोगवाह क्या होता है, अयोगवाह के प्रकार क्या होते हैं। हो सकता है ये आपके एग्जाम्स में आए ना आए, लेकिन आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस तरह से बनती है, और एक मैथमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, मैं जो अक्षर कह रहा हूँ, वो एक्चुअल में होता क्या है, उसका स्वर कहाँ से निकलता है, वो कैसे हिंदी के बाकी शब्दों के साथ मिलके बनता है, उन सबको देखेंगे। तो वर्ण विचार की परिभाषा से शुरू करते हैं और देखते हैं वर्ण विचार होता क्या है। सबसे पहले वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है? वह सबसे छोटी ध्वनि। क्या है? ध्वनि। तो ध्वनि, जब हम मुख से कोई बात कहते हैं, कोई भी चीज बोलते हैं, तो क्या आता है? एक साउंड निकलता है। तो जब भी कोई मुख से, हमारे मुंह से कोई ध्वनि निकलती है जिसके हम टुकड़े या खंड नहीं कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जिस भी अक्षर को आप तोड़ नहीं सको, मतलब उसके आगे उसको तोड़ नहीं सको, उन सभी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसी को वर्ण कहते हैं। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे हम एक वाक्य होता है, वाक्य को हम तोड़ते हैं तो वाक्यों को क्या होते हैं? उनके शब्द बन जाते हैं। फिर शब्दों को जब हम तोड़ते हैं तो उनके अक्षर बन जाते हैं। और अक्षर में भी जब हम उस अक्षर के अंदर भी जब हम किसी स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वर्ण बन जाते हैं। तो वर्ण के अंदर, वर्ण ऐसी चीज होती है जिसका आप और टुकड़ा नहीं कर सकते, उसको हम वर्ण कहते हैं। और इसी को हम ध्वनि कहते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं, साउंड कहते हैं, तो वहां से एक उच्चारण निकलता है जिसको हम ध्वनि कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल क्या है? 11 स्वर है। ठीक है, 33 व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 ऊष्म व्यंजन है, अर्थात टोटल कितने हैं? 52 है। आप इनको काउंट करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 52। और 3 क्या होते हैं? संयुक्ताक्षर होते हैं। इनको अभी हम डिटेल में देखेंगे, 4 कौन से अंतस्थ होते हैं, कौन से ऊष्म होते हैं, कौन से 33 व्यंजन होते हैं, और 11 स्वर कौन से होते हैं। अब यहाँ से माइंड में एक चीज क्लिक हो रही होगी कि स्वर तो 13 होते हैं, मैम ने यहाँ पे शायद गलत लिखा है, लेकिन उसकी भी रीजन है कि 11 क्यों है, और अगर 13 होंगे तो वो कब होंगे, उनको हम डिटेल में देखेंगे। तो टोटल हिंदी वर्णमाला में, जो अभी हम सिर्फ हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी वर्णमाला में इतने होते हैं। ऐसे ही 3 संयुक्ताक्षर हैं, तो इसके अलावा भी 2 संयुक्ताक्षर और होते हैं जो यहाँ पर हिंदी में जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं माने जाते हैं, वो बाकी के अकॉर्डिंग माने जाते हैं, जैसे संस्कृत के लिए कहा जाता है, लेकिन हिंदी के अकॉर्डिंग हम 3 संयुक्ताक्षर लेते हैं। ठीक है, तो वर्ण समझ में आ गया, वर्ण क्या होता है। अब वर्ण के भेद देख लेते हैं। तो वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, जो हम सभी को पता है। एक होते हैं स्वर, जिनको वॉवल कहते हैं, और दूसरे होते हैं व्यंजन, जिनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं इंग्लिश में। कॉन्सोनेंट जिसमें हम A B C सब लेते हैं, वॉवल्स हमें पता है A E I O U।
ठीक है। तो स्वर हिंदी में कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने देखा है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंक, अह। ठीक है, ये हमने देख रखे हैं। लेकिन जो स्वर में काउंट किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ इतने ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है, ये दो नहीं काउंट किए जाते हैं, इनको अयोगवाह कहा जाता है। जो अभी हम अयोगवाह जब समझेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या होते हैं। तो स्वर अगर आपसे पूछा जाए तो स्वर होते हैं 11, लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि कुल स्वर कितने होते हैं तब आप कहेंगे 13। लेकिन अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं तो कितने होते हैं, 11 होते हैं। कॉन्सोनेंट जिसमें सारे व्यंजन आ जाएंगे, चाहे आपके नॉर्मल व्यंजन हो, अंतस्थ हो या फिर ऊष्म व्यंजन हो, इन सभी व्यंजन को मिला के कितने बन जाते हैं, बाकी के जितने भी व्यंजन हैं वो इसमें आ जाते हैं। और 3 हमारे क्या होते हैं, संयुक्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन समझ में आ गया कि स्वर क्या होता है। अब इनकी परिभाषा देखेंगे कि स्वर क्या होता है, फिर स्वर के भी हम भेद देखेंगे, उसके बाद व्यंजन देखेंगे, व्यंजन के भेद देखेंगे। तो स्वर क्या होता है, ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनि की सहायता न हो उसे स्वर कहते हैं। किसी और ध्वनि की सहायता नहीं लेनी हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जब आप कोई शब्द जब आप कोई भी उच्चारण करते हो और उस उच्चारण में जब आपको किसी चीज की हेल्प नहीं चाहिए होती है तो वो सारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और स्वर हमने देखे ही हैं, जो मात्रा के रूप में बनते हैं और वो किसी व्यंजन के साथ जुड़कर उनको हेल्प करते हैं। किसी भी व्यंजन में क्या होता है, वो व्यंजन खुद से नहीं बना होता है, उसके अंदर कोई ना कोई स्वर ऐड होता है। जो हमने 12 खड़ी सारी चीजें देख रखी हैं तो उसमें ऐड होता है। तो स्वर की अगर परिभाषा कहें तो क्या होती है, सबसे छोटा उच्चारण ध्वनि, और वो भी क्या हो, बिना किसी सहायता के, वो हमारा स्वर कहलाता है। हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं, टोटल 11, जिनकी बात हमने की थी। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, ये होते हैं अंग, अह, ये स्वर में नहीं काउंट होते हैं, ये होते हैं हमारे अयोगवाह। तो स्वर समझ में आ गया कि जिसमें हमें किसी और की सहायता नहीं करनी पड़ती है। अब बात करते हैं स्वर के भेद। तो स्वर के भेद होते हैं 3, कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है, ह्रस्व स्वर जिसको हम छोटा, मतलब छोटे वाले जो स्वर होते हैं उनको कहते हैं। दीर्घ नाम से ही बड़ा है, बड़े, तो बड़ों के लिए यूज किया जाता है। प्लुत स्वर मतलब जो चीज दिखती नहीं है, मतलब वो स्वर में नहीं काउंट होती है, लेकिन कई बार ऐसे शब्द होते हैं जिनको उच्चारण करते समय हमें बहुत समय लग जाता है, यानी कि ह्रस्व से ज्यादा समय लग जाता है, तिगुना समय लग जाता है, उनको प्लुत स्वर कहते हैं। अभी परिभाषा देखेंगे। तो 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। सभी को बारी बारी से समझना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आती है ह्रस्व स्वर की परिभाषा। ह्रस्व स्वर की परिभाषा समझेंगे, लेकिन अब ये भी एक चीज और भी आपको यहाँ पे समझनी होगी। जो आप यहाँ पे स्वर समझ रहे हो, इन स्वरों के साथ मैं आपको मात्राएं भी सिखाऊंगी। और यही टॉपिक आपको कहाँ पर काम आएगा, जब आप छंद पढ़ोगे ना, छंद में भी आपको ये चीज काम आएगी, क्योंकि वहां पर जब हम मात्राओं की काउंटिंग करते हैं तो उस मात्राओं में किस तरह से कौन सी छोटी मात्रा होती है, कौन सी बड़ी मात्रा होती है, जिसको हम लघु मात्रा कहते हैं, छोटी मात्रा को हम लघु मात्रा कहते हैं, बड़ी मात्रा को हम गुरु मात्रा कहते हैं। तो उनको किस तरह से काउंट किया जाता है, कब कौन सी मात्रा कैसी मानी जाएगी कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो वहां पर जब मात्राओं की गिनती करनी होगी उस टाइम पे भी आपको ये वाला टॉपिक बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में जब हम उच्चारित करते हैं उनमें अपेक्षाकृत कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है, इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं। तो ऐसे स्वर जिनको आप उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, तो वो कौन कौन से हो गए, जो भी आपके छोटे जितने भी स्वर हैं, अ, छोटी ई, छोटा उ और री। ठीक है, ये 4 जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं, मेन स्वर होते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं इनको आप लघु मात्रा भी कह सकते हो। यानी जब हम इनकी मात्राएं काउंट करेंगे ना, जब हम इसकी लघु मात्रा लेंगे तो उसके लिए हम इस तरह से 1 काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अ की कोई मात्रा नहीं होती है,
ई की क्या होती है, छोटी ई की हमारी आगे से मात्रा होती है, ऊ की कैसी होती है, इस तरह से मात्रा होती है, री की हम इस तरह से मात्रा बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसकी मात्रा के लिए हम क्या काउंट करते हैं, 1, ऊ की मात्रा के लिए भी क्या काउंट करते हैं, 1, और ऐसे ही री के लिए भी क्या काउंट करते हैं, 1। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस तरह से मिल जाता है अमर, ठीक है, तो अब अ में कोई मात्रा नहीं है तो आप इसको 1 काउंट करोगे, फिर म में भी कोई मात्रा नहीं है तो इसको भी आप 1 काउंट करोगे, और इसमें र में भी कोई मात्रा नहीं तो इसमें भी आप 1 काउंट करोगे। टोटल कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही अगर मान लो किसी में छोटे ऊ की मात्रा है, जैसे कि मधु, तो आप कैसे काउंट करोगे, म उसमें क्या है, अ की मात्रा है तो उसके लिए भी हम क्या काउंट करते हैं, 1 ही काउंट करते हैं, 1। और ध में किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है तो उसके लिए भी हम क्या काउंट करेंगे, 1। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो इस तरह से मात्राएं काउंट की जाती है। जब आप छंद पढ़ोगे तो वहाँ पे जो दोहा होते हैं, जो चौपाई होती है, और इसी तरह से सोरठा होता है, रोला होता है, उन सभी को हम डिसाइड करते हैं जब हम लिखते हैं, तो उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं, मात्राएं इतनी इतनी होनी चाहिए, प्रथम चरण में इतनी, द्वितीय में इतनी, वहां पर हमको मात्राएं काउंट करनी होती है। तो मात्राएं काउंट कब करोगे, जब आपको पता होगा कि छोटी मात्राएं कौन कौन सी होती है और उसके लिए क्या काउंट होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर ह्रस्व स्वर यानी कि जो छोटे स्वर होते हैं उनको हम 1 मात्रा काउंट करते हैं, और उनमें कौन कौन से होते हैं, अ, ई, छोटा ऊ और री, ठीक है। तो ये हो गया ह्रस्व स्वर। अब आते हैं, बात करते हैं किसकी, दीर्घ स्वर की। दीर्घ मतलब बड़ा। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर जो होते हैं उनसे ज्यादा अधिक बोलने में अधिक समय लगता है, मतलब जहां इन पर थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है बोलने में। जब हम छोटे होते हैं तो हमको कैसे सिखाया जाता है, जैसे हमें बिना मात्रा के शब्द सिखाया जाता है पहले, तो कैसे बोलते हैं, कम कम। जब हम मात्रा सीखते हैं तो क्या हो जाएगा, क में आ की मात्रा लगे तो काम, टाइम लगा ना, काम। तो यहाँ पर जब छोटे स्वर से ज्यादा टाइम लग रहा है और हमारी ध्वनि जो है वो भी, उसका भी जो लेंथ है वो भी बड़ा हो रहा है, तो वो सारे मात्राएं कौन सी होंगी, वो होती हैं हमारी दीर्घ स्वर। जब मैम हमको सिखाती है, जब हम छोटे थे तो हमको मैम सारी चीजें हमको बोल बोल के सिखाती है कि देखो कहाँ से साउंड आ रहा है, काम, ठीक है, मुख के काम माने कंठ से आ रहा है। तो इस तरह से मात्राएं सीखी जाती हैं और वो मात्राएं हमको इसी तरह सिखाई जाती है। अब नेक्स्ट इसमें देखो कितने होते हैं स्वर टोटल, यहाँ पर दीर्घ स्वर में टोटल 7 होते हैं। 4 हो गए हमारे लघु में, यहाँ हो गए 7। कौन कौन से, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। यहाँ पर इनकी मात्राएं अगर काउंट करें तो इनकी मात्राएं क्या है, जैसे आ की मात्रा के लिए हम इस तरह से लगाते हैं, बड़ी के लिए हम पीछे से मात्रा लगाते हैं, बड़े ओ के लिए हम इस तरह से लगाते हैं, ए के लिए 1 मात्रा लगती है, ए के लिए 2 मात्राएं लगती है, ओ के लिए हम 1 मात्रा लगाते हैं और औ के लिए हम 2 मात्राएं लगाते हैं, ठीक है। अब इन सब के लिए काउंट क्या होता है, इनकी मात्राओं के लिए, इनको हम कहते हैं गुरु मात्रा। और इनका काउंट क्या लगाते हैं हम, इनका काउंट हम लगाते हैं 2, जिसके लिए साइन क्या होता है, उसके लिए मैंने साइन ऐसे बताया था, इसके लिए साइन इस एस के जैसे होता है, इस तरह से होता है, और जिसका काउंट क्या बोलते हैं हम, 2। जैसे मैंने बोला माता, ठीक है। अब इसको अगर काउंट करना है तो कैसे करेंगे, म में आ की मात्रा लगी है तो क्या हो जाएगा, म में आ की मात्रा लगी 2, और त में भी क्या है, आ की मात्रा लगी हुई है तो 2, 2 और 2 कितने हो गए, 4। यानी जो आपका व्यंजन है उसके साथ कौन सा स्वर लगा हुआ है उसको काउंट करना है कि आपकी मात्रा किस पे लगी हुई है, उसको काउंट करना होता है। जैसे मैंने लिखा रमन, तो इसमें तो पता है 3 हो जाएंगी, लेकिन अगर इस तरह से लिखा गया राघव, ठीक है, राघव, तो राघव में क्या है, र में कितनी मात्रा है, 2 मानी जाएंगी, घ में कितना है 1, और व में भी कितना हो जाएगा 1, टोटल हो जाएगा कितना 3, ठीक है। तो इस तरह से आपको मात्राएं काउंट करनी होती हैं। एक आपको होमवर्क देती हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना ताकि पता चले कि आपको मात्राएं काउंट करना आती है या नहीं। एक है ठीक है, मीनाक्षी, ओके, इसकी मात्राएं काउंट करके आप मुझे बताएंगे कि टोटल कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, दीर्घ। नाउ प्लुत स्वर, प्लुत मतलब जहां पर हमें किस तरह से हो, जो आपका स्वर काउंट नहीं होगा। अब क्योंकि स्वर तो हमने देख लिए, टोटल 13 है, अगर टोटल की बात करें तो 13 होते हैं,
4 हमने देख लिए थे लघु में होते हैं, उसके बाद हमने 7 देख लिए किस में होते हैं, दीर्घ में होते हैं। 2 हमने जो देखे अंग और अह वो कहाँ आते हैं, वो हमारे अयोगवाह में आएंगे। तो कुछ तो बचा नहीं स्वर के लिए। तो प्लुत स्वर क्या होते हैं, वो प्लुत स्वर कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब हम बोलते हैं और बोलते समय हमारा क्या होता है, जब बोलते समय हमारे टाइम में क्या आता है, थोड़ा सा गैप आता है, उसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। अब कैसे बोलते हुए, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण से जो ह्रस्व जो है दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जब आप बोलते हो तो जो ह्रस्व स्वर, जो छोटे स्वर होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर, उन दोनों से ज्यादा टाइम लगता है, उनको हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि आप बोलते हो ओम, बोलते हो ना ओम, तो बोला तो ओ और म ही है, लेकिन जब बोलते हैं तो उसमें क्या आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है, ओम ऐसे बोल रहे, ओ बोल के ओम नहीं बोल रहे, ओम ओम नहीं बोल रहे, बोल रहे ओम। तो ओ और म के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आप किसी का नाम उच्चारित करते हो, राम ऐसे बोलते हो, लिखा हुआ तो राम ही है, लेकिन उस टाइम पे आप जब उच्चारण करते हो, अगर उच्चारण इस तरह से करते हो, राम ऐसे बोलते हो, तब वो जो बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। वैसे इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक इसका प्रकार है स्वर का, और उसके लिए आप जैसे ओम में इस तरह से यूं बनाते हो, जब आप इस तरह से एस के जैसा बनाते हो, इसका मीनिंग क्या है, दो जो आपके अक्षर हैं उनके बीच में आप क्या दे रहे हो, स्ट्रेस दे रहे हो, उन दोनों के बीच को खींचने के लिए जब आप उच्चारित करते हो, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या क्या देख लिया, ह्रस्व स्वर देख लिया, हमने दीर्घ स्वर देख लिया, और उसके बाद प्लुत स्वर देख लिया। अब बात करते हैं व्यंजन की, कि व्यंजन क्या होते हैं। तो देखो, व्यंजन की परिभाषा क्या है, जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उसे व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से, जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती है। स्वर क्या थे, जो किसी की सहायता नहीं चाहिए होती है उनको, वो खुद से ही बोल लेते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है कि हाँ हमको कोई बीच में डालने के लिए चाहिए तभी हम बोल पाएंगे, अदरवाइज नहीं बोल पाएंगे। अब आप यहां देखो, ये क दे रखा है, ये त, आप इसको उच्चारित करके देखो, आप नहीं कर पाओगे, उच्चारण हो ही नहीं पाएगा आपका। क कैसे बोलोगे, क अ पीछे अ का साउंड आ रहा है, त के पीछे अ का साउंड आ रहा है, नहीं बोल पाओगे ना। तो इनको बोलने के लिए क्या चाहिए होता है, इनके लिए स्वर चाहिए होते हैं, इनको स्वर की हेल्प चाहिए होती है। जब इनको स्वर की हेल्प चाहिए होगी तभी ये क्या बन जाते हैं, व्यंजन बन जाते हैं। और अदरवाइज ये क्या है, अभी एक वर्ण है, और इस वर्ण में जब हम इनके साथ स्वर लगा देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, हमारे व्यंजन बन जाएंगे। अब इनके साथ स्वर कोई भी लगा दो, क के साथ कोई भी स्वर लगाओ, क्या क्या लगाएंगे, जितने भी हमारे स्वर हैं 11 के 11 सबके सब लगा दो। कौन कौन से हैं, क के साथ अगर अ लगाओगे तो क बन जाएगा, आ लगाओगे तो का बन जाएगा, छोटी लगाओगे तो की बन जाएगा, बड़ी लगाओगे तो की बन जाएगा, छोटा ऊ लगाओगे तो कू बन जाएगा, बड़ा ऊ लगाओगे तो कू बन जाएगा। ऐसे ही को, कौ, कंग, कह, ठीक है, कुछ भी लगाएंगे तो बन जाएगा। एक हमारा रह गया क्री। तो इनको कैसे बनाया, इनको उच्चारण करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ी, हमको स्वरों की जरूरत पड़ी, तभी हमने इसको उच्चारित कर पाए, अदरवाइज हम इनको नहीं उच्चारित कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको स्वरों की सहायता पड़ती है। अब यहां पर इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 33। कितनी होती है, 33। और इनको 33 को इन्होंने कैसे बांट दिया, इनको इन्होंने बांट दिया इस तरह से वर्ग में, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और इसके अंदर हमको पता ही है, हमने सीखा ही है, क ख ग गणना, वो सारी चीजें आती हैं। जैसे कि मैं लिख ही देती हूँ ना, तो क वर्ग में जैसे क्या क्या आता है, क, ख, ग, घ और ण। च वर्ग में च, छ, झ, झ, ण। ट वर्ग में ट, ठ, ढ, ढ, ण। ठीक है, ण कौन सा वाला आएगा, जैसे यू बनता है ना वैसा। नेक्स्ट है त वर्ग में त, थ, ध, ध, न। नेक्स्ट आता है प में प, फ, भ, भ, म। ठीक है,
तो इस तरह से ये वर्ग होते हैं और इनको वर्ग में बांट दिया। और ये वर्ग में बढ़ते ही क्या हो जाएगा, जब हम व्यंजन संधि सीखेंगे वहां पर सीधा सीधा ऐसे नहीं बोलेंगे कि क ख घ ण, ऐसा नहीं बोला जाएगा। वहां पे परिभाषा जो होगी वो ऐसे होगी, क वर्ग का तीसरा वर्ण परिवर्तित होगा क वर्ग के पांचवें वर्ण से। तो वहां पर आपको कैसे समझ में आएगा, परिभाषा पढ़ोगे फिर सोचोगे अरे क वर्ग क्या प वर्ग क्या, उसमें कौन सा तीसरा वर्ण। तो जब मैं बोलूंगी क वर्ग या परिभाषा देखोगे क वर्ग परिवर्तित, क वर्ग का तीसरा वर्ण परिवर्तित होता है अपने पांचवें वर्ण से, तो कैसे होगा उसको देखो। मैंने बोला क वर्ग का तीसरा वर्ण परिवर्तित होगा अपने पांचवें वर्ण से, तो पांचवा वर्ण ये रहा। तो 1 2 3 4 5, जो पांचवें नंबर पे जो भी होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर। ये भी यूज होगा। तो जो मैं की पॉइंट्स बोल रही हूँ, कीवर्ड्स बोल रही हूँ, उन सब चीजों को नोट कर लेना कि पंचमाक्षर क्या होता है, क वर्ग क्या होता है, अगर उसमें तीसरा वर्ण बोलो तो क्या होगा, पांचवा वर्ण बोलो तो क्या हुआ, पहला वर्ण बोला तो क्या हुआ। पहला वर्ण मतलब पहले वाले चीजें होंगे, ठीक है। तो इनको कहा जाता है, जो भी इसके फर्स्ट नाम है उन्हीं से इनका क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, ठीक है। अब बात करते हैं, व्यंजन हो गया। व्यंजन के बाद बात करते हैं, व्यंजन के भी प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आता है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। दूसरा आता है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन। सबको समझेंगे, किस तरह से उच्चारित होते हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन, जो अभी अभी हमने क वर्ग, च वर्ग ये सारी चीज देखी थी, ये सभी क्या होते हैं, हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श क्यों बोला जाता है इनको, उनको समझते हैं। जो व्यंजन कंठ मतलब गले से, तालु मतलब मुंह के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ना, ये यहां से, मूर्धा मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारी टंग रोल होती हो, इस तरह से अंदर की तरफ रोल टच होके फिर बोली जाती हो, उस तरह से। दंत, जब दांतों के साथ उसका स्पर्श होता हो। ओष्ठ, जब होठ टच होते हो, होठ से बोलते हुए बोले। ऐसे सारे शब्द जो होते हैं आदि स्थानों के स्पर्श द्वारा जब बोले जाते हैं तो उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखो परिभाषा शब्द से ही निकल के आ गए। स्पर्श व्यंजन क्या होंगे, ऐसे व्यंजन जिनको हम जब बोलते हैं तो वो कहां से उच्चारित हो, उनका उच्चारण या तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इस तरह से होते हो। अभी हम बोल के भी देखेंगे, आप खुद रियलाइज करोगे हाँ यार वहीं से ही आवाज आ रही है, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही वहीं से ही टच हो रहा है हमारा वो जो भी हम बोलने वाले हैं वो, ठीक है। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, मतलब अगर दूसरा नाम भी अगर देखेंगे तो उसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत क से म तक वर्ण आते हैं। अब यहां पर देखो क से म देखा, वहीं पे ही समझ गए कि क से म यानी कि क से लेके म तक, यानी क से लेके जो लास्ट वाला वर्ग है वहां तक के सारे वर्ण जितने भी हैं वो इसमें आते हैं। और इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई, 25, क्योंकि 5 वर्ग हैं, 5 5 एक एक में है तो हो गए 25। निम्नलिखित प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। जैसे सबसे पहली बात करें तो कंठ, क से कंठ याद कर लेना। कंठ से कैसे बोल रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो क ख घ घ ण, कंठ खांसी आ गई, ठीक है। तो जो भी चीज बोल रहे हो वो कंठ से आ रही है, गले से आ रही है, जो भी आप बात कह रहे हो। बाकी सारी चीजों पे वो टच नहीं हो रहा है, सिर्फ गले से साउंड निकल रहा है, कंठ से, ठीक है। तो ये हो गए क ख घ घ ण। नेक्स्ट आता है तालु, जिसमें आपके जो ऊपर वाला पार्ट है, माउथ, जो आपकी ऊपर माउथ के ऊपर जो पार्ट होता है वहां से जब बोला जाता है तो किस तरह से बोला जाता है, च। आपकी टंग जो है ना वो ऊपर जाके टच हो रही है, ऊपर वाले पार्ट से टच हो रही है और फिर साउंड निकल रहा है, च छ झ झ ण निकल रही है ना। तो जहां पर ऊपर की तरफ टच हो रहा है तो वो हो गया तालु। नेक्स्ट आता है मूर्धा क्या होता है, जब हमारी टंग रोल हो जाए, रोल होके बोला, जैसे ट ट, अब क्या हो रहा है, टंग ऊपर टच होके रोल हो रही है, ट ठ ढ ढ न हो रही ना, पूरी रोल होके टच होके बोली जा रही है, मतलब साउंड इस तरह से आ रहा है। दंत, जब दंत यानी दांत से बोली जा रही हो, त थ ध ध न।
देखना, जो भी आप बोल के देखना, अभी मैं थोड़ी कार्टून लग रही होंगी लेकिन आप खुद भी बोल के देखना। जब आप बोल के देखोगे तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि हाँ, हमारे मुंह में वही चीजें वहीं पर ही टच हो रही है, तभी साउंड निकल रहा है। ठीक है, तो त, थ, ध, ध और न, ये सब किससे टच हो रहे हैं? हमारे दंत से हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब लिप्स यानी कि होंठ। जैसे प, फ, भ, भ, म, लिप्स टच हो रहे हैं ना, तो प, फ, भ, भ, म, यहां पर हमारे लिप्स टच हो रहे हैं, तो ये हो गए लिप्स वाले। तो जिन भी चीजों के साथ ऐसे सारे व्यंजन जिनको स्पर्श कर रहे हो हमारे, जब भी हम बोल रहे हैं उसमें स्पर्श के साथ आ रही हो फीलिंग, वो सभी क्या होते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। और हमने ये देख ही लिए थे कौन कौन से होते हैं। इनके पीछे वाले जो होते हैं उनको पंचमाक्षर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कौन से वाले? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ नाम से पता चल रहा है, अंतःस्थ, स्थ मतलब स्थिर रहना, अंतः मतलब अंदर। ऐसे व्यंजन जो अंदर ही रहते हैं, बाहर साउंड ही नहीं निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, बस एक हवा के जैसा फील हो रहा होगा कि बस जैसे बाहर से कुछ, अंदर से कुछ हवा के जैसा बस आवाज आ रही है। ऐसे नहीं लग रहा कि हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से बिल्कुल बात निकल के बाहर आ रही है, ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसे जो अक्षर होते हैं वो कहलाते हैं हमारे अंतःस्थ, यानी अंदर ही रहते हैं। जैसे जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है, उनको हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। जीभ, तालु ऊपर वाला पार्ट, दंत और हमारे ओष्ठ, इन सब से मिलकर हमारा एक साउंड निकलेगा, उसको हम अंतःस्थ कहते हैं। और वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। और 4 में भी कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व। तो यहां पे अगर आप य बोल रहे हो, य, तो य में क्या हो रहा है? य ऊपर टंग टच हो रही है और उसके साथ बोला जा रहा है य, र, 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 र में क्या हो रहा है? फिर से टच हो रहा है। ल, ल, दांत भी टच हो रहे हैं। व, तीथ भी टच हो रहा है। तो य, र, ल, व ये क्या होते हैं? हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। जब व्यंजन संधि पढ़ोगे वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा। तो अंतःस्थ व्यंजन याद रख लेना, य, र, ल, व ये होते हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजन। जब हम लिखते हैं ना व्यंजन, तब हम क्या करते हैं? ये 5 लिखने के बाद फिर क्या आता है? यही आता है नेक्स्ट पार्ट, य, र, ल, व, उसके बाद श, श, स, ह आता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजन। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिसमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा यानी कि एक हीट जैसा निकलेगा, इस तरह से जो होते हैं वो होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण किसी रगड़ या फिर किसी घर्षण के कारण, मतलब ऐसा लग रहा हो कि कुछ चीज रगड़ के निकल रही है हमारे माउथ से, वो कहलाते हैं हमारे क्या? ऊष्म, यानी उसमें ऊष्मा होती है। जब हम बोलते हैं तो कुछ ऐसे स्मूथली नहीं निकलता है, ऐसा लगता है कि किसी चीज को हम बहुत खुरच के बोल रहे हैं, मतलब रगड़ के बोल रहे हैं। वो वाले व्यंजन हमारे कौन से कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। नाम से क्या है? ऊष्म, हीट वाला व्यंजन है ना। तो इसमें भी क्या होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? श, 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 स, ह, यानी यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो भी चीज बोल रहे हैं हम बहुत फोर्स के साथ बोल रहे हैं, मतलब बोलते समय हमारे साथ बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि फोर्स के साथ बोली जा रही है। तो ऐसे व्यंजन कहलाते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन के प्रकार देख लिए। पहला हमने देखा स्पर्श व्यंजन, दूसरे हमने देखे अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा हमने देखा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है संयुक्ताक्षर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है संधि के नजरिए से भी। या अगर एक बात करें, अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाने वाली हूँ इस क्लास के बाद में, लास्ट में आपको बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगी। और आप सबको अपने अपने नाम को क्या करना है, जिसका जो नाम है सबको अपने नाम को बताना है। किस तरह से मैं वो होमवर्क दूंगी, अभी आपको वेट करो थोड़ा सा ना। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर क्या होता है? संयुक्ताक्षर क्या लिखा हुआ है, इसको अगर अलग अलग करें तो क्या बना? एक बना संयुक्त, दूसरा क्या बना? अक्षर। दोनों को मिला के क्या बोला? संयुक्ताक्षर। यानी जब अक्षरों को जोड़ा जाए, किसको? जब अक्षरों को जोड़ा जाए और उनसे जाके एक हमारा व्यंजन बने, उनको हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। तो ऐसे कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनते हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। हिंदी में जो संयुक्ताक्षर माने जाते हैं वो कितने माने जाते हैं? 3 माने जाते हैं। कौन कौन से? श, त्र, ज्ञ। ठीक है, कैसे बने हैं ये? जब श बोला जा रहा है तो ये क्या है? ये
एक तो हमारा जो स्वर है वो तो डला हुआ ही है ऑलरेडी, इसमें दो व्यंजन होंगे। दो व्यंजन कौन कौन से? एक तो हमारा होता है क और दूसरा होता है हमारा श। इन दो के साथ बना हुआ है और इसके बाद इसमें क्या लगा होगा? अ। मान लो अगर मैं बोलती हूं शा, ठीक है, अगर मैं शा बोलती हूं तब इसको अगर मैं कहूं कि इसको अलग करके दिखाओ तो कैसे करोगे? इसके अंदर क्या बना हुआ है? पहले क, देन श, और उसके बाद इसमें स्वर कौन सा लगा हुआ है? आ, तो लगाएंगे आ। इस तरह से विच्छेद होगा। मैंने कहा कक्षा, इसको विच्छेद करके दिखाओ, ठीक है। मैंने कहा कक्षा को विच्छेद करके दिखाओ, कक्षा को अलग करके दिखाओ। कक्षा कैसे लिखा हुआ है वो बताना है, तो कैसे लिखेंगे? क कैसा है? आधा, क्योंकि इसमें कोई स्वर डला हुआ होगा। क्या डला हुआ है? अ। उसके बाद श, तो हम क्या करेंगे? कई बार हम ये गलती कर देते होंगे, हम श को इस तरह से बना देंगे और लगा देंगे आ, जो कि पूरी तरह से क्या हो जाएगा? रॉन्ग, क्योंकि जब आप श बोल रहे हो तो वो खुद से ही आपको दिख रहा होगा श, तो उसमें कहीं ना कहीं श, उसमें कहीं ना कहीं क का साउंड आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? क और श, ठीक है, तब जाके ये बिल्कुल सही तरीके से बनेगा। ऐसे ही क्या है, इसी तरह से अगर बात करें त्र, त्र बोलने में ही आ रहा ना, त भी बोल रहे हैं फिर र भी बोल रहे हैं, त्र, तो त और र उसके साथ आप लगाएंगे अ। ज्ञ, तो उसमें भी क्या है? एक इय है और साथ में क्या है? ज, तो ज और इय से मिलकर क्या बना? और अ लग के क्या बन गया? ये ज्ञ। तो हिंदी में तो ये 3 होते हैं, बाकी के इसके अलावा भी जो है 2 संयुक्ताक्षर और हैं, इनको भी आप हिंदी में ही काउंट करेंगे। जैसे हम अगर बोलते हैं विद्यार्थी, तो उसमें भी आपको देखना होगा कि विद्यार्थी कैसे बना हुआ है। ये श श्रमिक वाला जो है ये है, ठीक है। श श्रमिक कैसे बना हुआ है? मेन तो ये 3 माने जाते हैं, लेकिन ये भी क्या है? ये भी संयुक्ताक्षर है, क्योंकि ये भी संयुक्त मिलकर ही बने हैं। श श्रमिक वाला जो है उसके साथ देखो क्या है? श और र, श्र बोल रहे हैं ना, तो श्र में देखो खुद से साउंड करोगे श्र, तो श और र 2 का साउंड आ रहा है, श्र। नेक्स्ट द, विद्यार्थी द, तो द क्या है? द और य, द और य के साथ मिलकर बना है। अब जैसे मान लो यहां पे कहा जाए कि विद्यार्थी को आपको विच्छेद करना है, ठीक है, तो कैसे करोगे? विद्यार्थी को व, उसमें कौन सी मात्रा लगी हुई? छोटी ई की। फिर ध्य, तो ध्य के लिए क्या करेंगे? पहले हम लगाएंगे द, फिर हम लगाएंगे य, फिर उसके बाद किसका स्वर लगा हुआ है? आ का, तो हम लगाएंगे आ। फिर थ के साथ क्या लगा हुआ है? र भी लगा हुआ है। उसके बाद किसकी मात्रा लगी हुई है? बड़ी ई की, तो बड़ी ई लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से हम बनाएंगे विद्यार्थी। तो आपको जब भी ऐसे शब्द दिखते हैं जो कैसे हो, वो किसी संयुक्त के साथ मिलकर बने, तो आपको उनको इसी तरह से तोड़ के बनाना होगा। तो श के लिए क और श, त्र के लिए खुद से बोल में आ रहा है त और र, ज्ञ के लिए ज और य, श के लिए श और र, और ध्य के लिए द और य, ठीक है। तो ये हो गए हमारे संयुक्ताक्षर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? पहले परिभाषा समझ लो। अयोगवाह होता है अ, ठीक है, इसको तोड़ देते हैं तो क्या बना? अयोग वाह। वाह मतलब वहन करने वाला। किसको? अब देखो यहां पर अगर आप अंग और अह को देखें, ठीक है, पहले परिभाषा तो बाद में देख ही लेंगे। अंग और अह, इन दोनों को ही हमने अलग किया था ना, तो जब आप इनकी मात्रा निकालते हो तो क्या हो रहा है? इसके साथ एक तो अ डल रहा है, फिर जाके इस पे हम इस तरह से अनुस्वार लगा रहे हैं। तो ये अनुस्वार कैसे लगा? इसको हेल्प चाहिए ना, जबकि स्वर में तो क्या होता है? स्वर में किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है, लेकिन इनको तो हेल्प चाहिए। ये तो पहले अ ले रहे हैं, फिर उसके ऊपर जाके लगा रहे हैं, कुछ अनुस्वार लगा रहे हैं, तो इनको हेल्प चाहिए। तो हेल्प हो रही है तो इसलिए ये नहीं लेंगे, ये स्वर में नहीं आया, रीजन बता रही हो ना। फिर अह में भी क्या हुआ? इसमें भी ये कंसिडर करते हैं हम तो, लेकिन क्योंकि बोल कैसे रहे अह, तो अह में क्या आ रहा है? अ फिर ह का साउंड आ रहा है। अंग, अ फिर अंग की साउंड आ रही है। तो यहाँ पर इसकी हेल्प ली गई, यहाँ पे इसकी हेल्प ली गई, इसलिए हमने इनको स्वर में कंसिडर नहीं किया।
अब अगर स्वर में कंसिडर नहीं किया तो व्यंजन में अगर कंसिडर करेंगे तो व्यंजन में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि व्यंजन में अगर मैं लिखती हूं ब, अब ब के साथ मैंने अगर अनुस्वार लगा दिया तब तो ये फिर कैसे काम कर रहा है? तब ये एक स्वर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, बम, बह, फिर तो ये स्वर व्यंजन की मतलब स्वर लग के और एक व्यंजन को कंप्लीट कर रहा है, व्यंजन बना रहा है, तब ये व्यंजन में भी नहीं हुआ। तो दोनों में नहीं सेट हो रहा, इसलिए इसको क्या कर दिया, अलग से बना दिया अयोगवाह। मतलब कि अ वाले जो होंगे अ के योग से बनेंगे और क्या कर रहे होंगे, व्यंजन का भार वहन कर रहे होंगे, उसी को हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अब इनकी परिभाषा देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना तो किस में होती हो, स्वर में हो, और ना ही व्यंजन में हो। मैंने आपको रीजन बता दिया स्वर में क्यों नहीं हो रही है, व्यंजन में क्यों नहीं हो रही है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कौन से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक, अनुस्वार, कई बार हमको पता ही नहीं होता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अनुनासिक होता है आपका चंद्र बिंदु, जो किसी शब्द के साथ लगा होगा, और यहाँ पे जो गोला बना हुआ है इसका मतलब क्या है, इसके साथ कोई अक्षर होगा, उस अक्षर के ऊपर ये यूज हो रहा होगा। तो चंद्र बिंदु के अनुस्वार, अनुनासिक को कहा जाता है, और अनुस्वार जो होता है हमारा जो बिंदु होता है उसको कहा जाता है। और विसर्ग हमें पता ही है, इस तरह से इनको विसर्ग कहा जाता है। तो अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग ये क्या कहलाते हैं, हमारे अयोगवाह कहलाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये तो ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, इनको इसलिए अलग ही बना दिया है। अनुस्वार, अनुनासिक, जैसे आपसे कहा जाए चांद, ठीक है, तो चांद क्या है, चांद के ऊपर जो लगा हुआ क्या है, वो आपका अनुनासिक है। अनुस्वार जिसमें हम बिंदु की बात करते हैं, जैसे संबंध, तो बिंदु लगे हुए हैं, वो हो गए हमारे अनुस्वार। विसर्ग जो भी आपके संस्कृत में यूज करते हैं, या बाकी हम जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे तब वहां पर भी हम यूज करेंगे, तो वो कहलाते हैं हमारे विसर्ग। ये अनुस्वार आपको बहुत काम आने वाला है आगे। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग जो भी आज आप पढ़ रहे हो वो सभी का सभी आपको संधि में रिपीट होने वाला है। तो जिस किसी ने भी अगर क्लास मिस कर दी तो उसको संधि समझ में नहीं आई, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास जो है हमारी संधि ही होने वाली है। तो इसलिए मिस नहीं करना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ के रखना है, डिटेल में देख लेना कौन सी क्या चीजें होती हैं, किस तरह से। स्वर संधि में आपको ये काम नहीं आएंगे, स्वर संधि में सिर्फ स्वर वाली जो बातें हैं वो काम आएंगी, लेकिन जब विसर्ग और व्यंजन संधि करेंगे तब आपको व्यंजन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो फिर से वहां पे रिपीट होंगी, तब आपको समझ में आएगा तब। लेकिन तब मैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या ले रही होंगी, सिर्फ आपको एक की पॉइंट जो होता है वो बोलती रहूंगी, और आपको खुद से समझना पड़ेगा, अच्छा हाँ ये वाली बात वहां कही गई थी, उस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अयोगवाह। अब आज बात करते हैं जिसके बारे में मैं आपको कह रही थी। आप सभी को जो वर्ण विच्छेद है वो करना सिखा रही हूँ। वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं अभी मैंने सिखाया भी था थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन और देखते हैं। जैसे मान लो मेरा नाम ही लेते हैं सबसे पहले, मेघा। ठीक है, इसको अगर मैंने कहा कि इसको आपको विच्छेद करना है तो आप कैसे करोगे? जब आपको मात्राओं का ज्ञान होगा तभी आप कर पाओगे। मात्राएं हमने देख ली, तो कैसे करते हैं? जैसे म, तो म क्या है, म में कोई ना कोई स्वर डला हुआ है, वो आपको देखना है। तो म अपने आप में पूरा नहीं होता है, आधा होता है। इसके साथ आप क्या लगाओगे, कौन सी मात्रा है? ए, इस तरह से। ठीक है, फिर घ, घ क्या है, अपने आप में आधा है, और इसमें कौन सा स्वर डला हुआ है? आ। ये बन गया मेघा। तो ये हुआ मेघा का वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद करना भी आपने सीख लिया। दूसरा, जैसे दिया गया विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, तो विद्यालय, विद्यालय इस तरह से आ रहा ना, तो या की साउंड आ रही है। आप इसको कैसे करोगे? व, ठीक है, किसकी मात्रा है? छोटी की मात्रा। उसके बाद क्या बताया था मैंने? आधा ध, आधा य, और उसके बाद क्या लगेगा? क्या स्वर दे रखा है? आ, आ। देन आएगा आपका ल, ल में क्या आ जाएगा? ल आधा होगा, उसके साथ कौन सा स्वर होगा? अ। उसके बाद आएगा य क्या रहेगा? आधा, और उसके साथ कौन सा स्वर है? अ। ठीक है, तो बना क्या? विद्यालय। ऐसे ही आप सबको, आपका होमवर्क है, सभी लोग अपने नाम को विच्छेद करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जिसका रॉन्ग होगा मैं उसको चेक करूंगी, जिसका राइट होगा उसे करेक्ट कहूंगी। ठीक है, तो आपको वर्ण विच्छेद करना भी आना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि अक्षर जो यूज हो रहे हैं
उसमें किस तरह से कैसे मात्राएं यूज होती हैं। अब कई बार हम विद्यालय को इसी तरह से लिख देंगे, ये ध लिख के और उसमें आ की मात्रा लगा देंगे, इन दोनों को हम यूज ही नहीं करेंगे। लेकिन हमको पता होना चाहिए ये क्या है, एक संयुक्ताक्षर है, ठीक है। तो संयुक्ताक्षर को बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि उसका बहुत यूज होने वाला है। और इस तरह से आज जो है हमने क्या क्या समझा, आज हमने समझा स्वर, व्यंजन, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, वर्ण विच्छेद करना सीखा। इससे पहले शायद आपने वर्ण को इतने डिटेल में शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आई होप आज की क्लास जो है आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, जो मैं आपको समझाना चाहती थी संधि से पहले। तो अब जब आप संधि सीखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि संधि होती क्या है, क्योंकि जब संधि में परिभाषाएं बोली जाएंगी, जब उसमें रूल्स अप्लाई होंगे, तो रूल्स में ऐसा होगा जब अ और अ मिलके बनता है तो बनता है आ, तो वो चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी की डिमांडेड है, वो है संधि, ठीक है। तो संधि वाले टॉपिक पे मिलते हैं। ये वाली क्लास सभी लोग देख लीजिएगा, जितने भी डाउट्स हो, कोई भी चीज़ अगर आपको क्वेरी लग रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।